हेलो गाइस, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर जोरो एनिमे पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो मैनवा आपके लिए लाया हूँ वो काफी मजेदार और रहस्यमयी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है कि कुछ सैनिक किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। काफी देर ढूंढने के बाद वो लड़की उन्हें एक पहाड़ी के नीचे जंगल में मिल जाती है। लेकिन जिस दिन उन्हें ये लड़की मिली, लड़ाई के खत्म हुए पूरे 6 दिन हो चुके थे। इस लड़की का नाम रोजलिन है और ये बुरी हालत में थी। और यही हमारे इस मैनवा की मेन कैरेक्टर है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लड़की का भाई, जिसका नाम फेलिक्स होता है, जो कि रेड विलो बैरो घर में मास्टर होता है, उसे ढूंढ रहा है। कैलिक्स बोलता है, मुझे ड्राई थॉर्नबुश का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने मेरी बहन के उपचार में मदद की। एक तोहफा तैयार करो, मैं संदेश लिखता हूँ। साथ में मेरी बहन के कमरे में एक नौकरानी को रखा जाए और प्रवेश को सीमित करें। और हाँ, ध्यान रखना कोई अजीब अफवाहें रेड व्हील बैरो के देश में ना जाएं। नौकर बोलता है, जैसी आपकी इच्छा मास्टर। कैलिक्स बोलता है, क्या मेरी बहन ने अभी तक कुछ खाया? नौकरानी बोलती है, दोपहर के भोजन के समय उन्होंने खाना खा लिया था। हमें लगा कि वो इतना ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगी क्योंकि उन्होंने पहले से ही 3 प्लेटों का भोजन साफ कर दिया था। हमने सोचा वो रात के भोजन के लिए ठीक रहेंगी। कैलिक्स बोलता है, कृपया मेरा रात का भोजन उसके कमरे में लाएं, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। नौकरानी बोलती है, जी मास्टर, मैं बना दूंगी। फिर नौकरानियां चली जाती हैं और कैलिक्स सोचता है, इसके बारे में सोचा जाए तो मैं उसे यह बोलना भूल गया हूँ कि मुझे उसे वापस देखकर खुशी हुई। शुक्र है वो सही सलामत वापस आ गई। मुझे रात के भोजन के समय उससे बात करनी चाहिए। रात के समय कैलिक्स और उसकी बहन खाना खा रहे होते हैं कि कैलिक्स को उसकी बहन के लिए कही गई बातें याद आती हैं कि जब रोसलिन पहाड़ी से गिरी थी तब उसका सिर काफी जोर से टकराया था। इसलिए हो सकता है कि वो अपनी बोलने की क्षमता ये पुरानी यादें खो दें। कैलिक्स यह सोच ही रहा होता है कि तभी रोजालिन हाथ से ही कैलिक्स की थाली से मीट उठाकर जानवरों की तरह खाने लगती है, जिसे देखकर कैलिक्स दुखी हो जाता है और बोलता है कि मेरी बहन को अल्जामेर कैसे हो सकता है। अगले दिन कैलिक्स अपनी बहन से मिलने उसके कमरे के बाहर जाता है और नौकरों से पूछता है कि उसकी बहन कैसी है, जिसका जवाब देने में नौकर हकला जाते हैं, जिसे देखकर कैलिक्स को कुछ सही नहीं लगता और बिना रुके सीधा कमरे में चला जाता है। कैलिक्स बोलता है, बहन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? बहन, क्या हुआ? रोज़ेलिन बोलती है, मेरा शरीर थोड़ा ठीक, कहीं तकलीफ नहीं। ऐसे शब्दों को सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। रेड वैगन व्हील की रोज़ालिन वो सिर्फ अकेली थी जो कि बिना शरीर के मिली थी। इन्होंने ड्राई थॉर्नबुश देश में विविधता की सीमाओं पर एक शिकार प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय इसलिए लिए क्योंकि वहां जानवरों और राक्षसों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। शाही परिवार चाहता था कि सभी नागरिक शांत रहें और जाने की नया साम्राज्य अच्छी स्थिति में है। अनगिनत राजघरानों, रईसों और शूरवीरों ने शिकार प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। दूसरे राजकुमार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत व्हाइट नाइट के ऑर्डर, डी फॉरेस्ट ऑर्डर, जो पांचवें राजकुमार और द्वितीय शाही शूरवीर के ऑर्डर की रक्षा करता है, और चौथे शाही शूरवीर ऑर्डर, स्प्रे और ड्राई थॉर्नबुश ऑर्डर। यह युद्ध की याद दिलाने वाला जन्म समूह था और शिकार प्रतियोगिता के 5वें दिन एक घटना हुई। इलाबिनिया का साम्राज्य और उसके महान पड़ोसी राज्य बाल्टा बाल्टा को अपना जहाज बनाकर एक हथियारे दस्ते ने साम्राज्य की एकत्रित शक्तियों पर घात लगाकर हमला कर दिया। एक काली रात में सुबह होने तक युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन हथियारों द्वारा छोड़ा गया जहर पवित्र शक्तियों द्वारा भी शुद्ध नहीं किया जा सका, जिसके कारण अनगिनत चोटें और मौतें हुई। शिकार प्रतियोगिता अब जारी नहीं रह सकी, इसलिए लोग वापिस लौट आए। हर आदेश से कुछ चुनिंदा सदस्य काम निपटाने के लिए रुके थे। इसमें व्हाइट नाइट कैवेलरी ऑर्डर भी शामिल था, जिसने अपने उप कप्तान और कई लोगों को खो दिया था। घायल मृत और वे जो दूसरों को बचाने के लिए चले गए, जल्द ही उन्हें ये एहसास हुआ कि व्हाइट नाइट ऑर्डर में नामों की सूची से उनके लेफ्टिनेंट गायब थे और उनका कहीं पता नहीं चल रहा था।
रोजालिन रेड व्हील बैरों के काउंट की सबसे बड़ी बेटी और एक कुशल सूरवीर थी, जो महिला होते हुए भी सूरवीरों के क्रम में शामिल होने के लिए काफी प्रतिभाशाली थी। उसकी शक्तियां कमजोर थी, लेकिन क्योंकि वो हमेशा कड़ी मेहनत करती थी, इसलिए व्हाइट नाइट कैवेलरी ऑर्डर के दिवंगत उप कप्तान ने उसका समर्थन किया। कैलिक्स दुखी हो जाता है कि उसकी बहन उसके बारे में भूल गई है। नौकर बोलता है, माफ कीजिएगा, लेकिन माय लेडी यह भी भूल चुकी हैं कि वे खुद कौन हैं। हालांकि जब उन्होंने अपने कमरे में पारिवारिक शिका देखी तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि यह रेड व्हील बैरो है। ऐसा लगता है जैसे कि वो थोड़े देर के लिए ही अपनी याददाश्त भूली हैं, लेकिन उनकी याददाश्त का वापिस आने की संभावना बहुत अधिक है। माय लेडी अभी काफी कमजोर हैं। हम अभी पूरी तरह से इसकी गारंटी नहीं दे सकते। फेलिक्स बोलता है, सभी ठीक ही कहते हैं कि हमारा शारीरिक और मानसिक व्यवस्था एक दूसरे से पूरी जुड़ी हुई है। फिर अगले दिन कैलिक्स खाने के समय नौकरानी से पूछता है कि क्या इसका मीट खाना सही रहेगा? क्या तुम श्योर हो कि यह उसके लिए बुरा नहीं होगा? इस पर नौकरानी बोलती है, जब वह बेहोश थी तब हमने यह निर्णय लिया था कि इन्हें सूप और पेट के लिए कोमल भोजन खिलाएं। हमारे सूप में मीट था, इसलिए हमें यकीन है कि वह इसे पचाने में सक्षम होगी। कैल बोलता है, यह ऐसा है। नौकरानी बोलती है, यदि आप कर सकते हैं तो कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, हम आपके लिए कुछ खाना निकाल लेंगे। कैल बोलता है, ठीक है। फिर रोज़लिन को देखकर कैल सोचता है, तो क्या यह हमेशा से इस तरह मीट का आनंद लेती थी? कैलिक्स बोलता है, प्लीज धीरे खाओ, नहीं तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। रोज़लिन कैल की बात सुनकर अपने हाथ की ओर देखती है, जिसे देखकर वो उसे चाटने लगती है कि तभी एलिक्स उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है, प्लीज अभी नहीं, मुझे नहीं लगता मैं अभी इसके लिए तैयार हूँ। फिर कैलिक्स रोज़लिन से बोलता है कि मैं आपका भाई कैलिक्स हूँ और मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ। मैं आपसे ज्यादा नहीं मिल पाता था क्योंकि आप कैवेलरी ऑर्डर में काफी बिजी होती थी। आप इंपीरियल कैवेलरी ऑर्डर की एक सदस्य हो। सही तरीके से कहा जाए तो आप द्वितीय महामहिम के सीधे नियंत्रण के कैवेलरी ऑर्डर में हो। कैलिक्स रोज़लिन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या यह सुन भी रही है? फिर कैलिक्स रोज़लिन को बताता है कि पिताजी यानी रेड व्हीलबैरो के काउंट को सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक प्लेटून का नेतृत्व करने का मिशन सौंपा गया था। हालांकि काम अधूरा होने के कारण वह नहीं आ सके। वह आपके बारे में बहुत चिंतित हैं। मुझे नहीं पता कि यह आपकी वजह से है, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा डरावने दिखते हैं। भूमि के सभी युवा किसान उनके चेहरे को देखकर ही रो पड़ते हैं। लेकिन फिर भी पिताजी अपने आदर्शों को कमजोरों पर थोपना पसंद नहीं करते थे और यहाँ तक कि साथी परिवार भी किसानों के साथ सही व्यवहार करना ठीक समझते थे। लोगों का उनके प्रति बहुत आदर था कि उन्होंने एक शराब को उनके नाम पर रख दिया। हाँ, लेकिन तुम उसे नहीं पी सकती क्योंकि तुम्हें अंगूरों से एलर्जी है। हमारी भूमि का मुख्य निर्यात अंगूर ही है। तुम हमेशा इस बात से दुखी होती थी कि भाग्य ने तुम्हारे साथ कैसा छल किया है। एक मिनट, शायद इसके लिए नहीं, लेकिन क्या मेरे मीट में एक घटक के रूप में अंगूर के साथ कमी शामिल नहीं थी? बहन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक से सांस ले सकती हो? क्या तुम्हें कोई सूजन महसूस तो नहीं हो रही? तुम्हारे पूरे शरीर पर खुजली होती थी। फिर कैलिक्स रोज़लिन को मुंह खोलने के लिए बोलता है और थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कुछ हो ना जाए। तभी पीछे से नौकरानी आ जाती है और बोलती है, माय लेडी, कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि लेडी इसे खा लेगी। कैलिक्स बोलता है, कोई नहीं, मैं भी इसके बारे में भूल गया था। हालांकि मैं खुद एडलेफ इसकी देखभाल कर रहा होगा। मुझे ऐसे मामले याद हैं जब एलर्जी उम्र के साथ बेहतर होती गई। नौकरानी बोलती है, लेकिन फिर भी हमें इन्हें खाने के बाद कुछ एलर्जी की दवा दे देनी चाहिए। मैं उसे तुरंत तैयार करती हूँ। फिर कैलिक्स अपनी बहन की ओर देखता है कि वो वाइन किस तरह पी रही है, जिसे देखकर वो सोचता है कि इसने उस एवोकाडो सलाद से को छुआ तक नहीं जिसे वो पसंद करती थी, और यह वाइन सॉस से भरी प्लेट को साफ करने में कामयाब रही। फिर कैल को अपनी बहन के द्वारा कही गई बातें याद आती हैं कि आंख का फड़कना या घूमना और पसीने की बूंद या उनके होठों का चाटना। भले ही वे इसे छिपाने की कोशिश करें, फिर भी वे बहुत सारी जानकारी प्रकट करेंगे, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें।
वे आपको गई जानकारी से अधिक जानकारी प्रकट करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि नौकरानियां आपस में बात कर रही होती हैं। ऐसा लगता है लेडी आखिरकार कांटे और चम्मच में खा रही हैं। जवान मास्टर के बताने के बाद वो उनका इस्तेमाल कर पा रही है। वो पहले काफी ज्यादा बुद्धिमान थी, लेकिन कम बुद्धिमानी का फर्क नहीं पड़ता। तभी रोजालीन नंगे पैरों उनके सामने से गुजरती है, जिसे देखकर एक नौकरानी बोलती है, ऐसा कहा जाता है कि नंगे पैरों चलना अच्छा होता है। मैं जानती थी कि वो अभी तभी चालाक है। दूसरी तरफ नौकर बोलता है, हम सबके परे किसी प्राणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो 6 दिनों के बाद मृतकों की नदी से लौट आई। उसने पूरे महल में फैली मृतकों की आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए पूरे 1 दिन बाद आंखें खोली, और अपनी चोटों के बावजूद उन्होंने लोगों का ध्यान रखा और उन्हें शांत किया। खुद की देखभाल करने के लिए समय नहीं होने के कारण उसने अपने बाल बिखरे रखे और नंगे पैरों को चलना शुरू कर दिया। ऐसी अफवाहें पूरे देश में चल रही हैं। कैलिक्स बोलता है, अच्छा ऐसा है। यह कि वो नंगे पैरों में है ही एकमात्र सच्चाई। लेकिन ये अफवाहें इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? हालांकि मैंने सुना था कि वो बच्चों के साथ काफी अच्छी है। ये सच में चीजों को हद से बाहर कर रहा है। चलो, क्योंकि इन अफवाहों से कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, अब बस उस पर ध्यान रखते हैं। नौकर बोलता है, मुझे यकीन है कि उनके अब तक के कार्यों से उन्हें यह लाभ मिले हैं। मैं निश्चित रूप से उन पर नजर रखूंगा। ओह, और काउंटेस ने आपके साथ दोपहर का भोजन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लेडी के लिए भी अनुरोध किया है। कैलिक्स बोलता है, ठीक है, मैं अपनी बहन को खुद अपने साथ लाऊंगा। फिर कैलिक्स सीढ़ी से उतरते हुए देखता है कि रोजलिन खिड़की पर बैठी हुई है। इस दृश्य में रोजलिन काफी सुंदर लग रही थी। तभी कैलिक्स देखता है कि कुछ नौकरानियां बातें कर रही होती हैं, जो कि हैं, मुख्य नौकरानी ने हमें सारी चादरों को बदलने के लिए कहा है। हाँ, वैसे भी हमारे पास पिछले हफ्ते समय नहीं था, क्योंकि लेडी गुम हो गई थी। अगर हम यह साथ में करेंगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर काम के बाद शहर में जाएंगे। हाँ, मैंने सुना था कि विवियान कुछ कपड़े खरीदना चाहती है, हम उसे भी पूछ लेंगे। तभी रोजलिना भी बोलती है, चलो साथ में चलते हैं। ये देखकर कैल चौंक जाता है और सोचता है, क्या तुम अभी भी यह बोल सकती हो मेरी बहन? फिर कैलिक्स अपनी बहन की कही गई बातें याद करता है कि कैल, सबसे छोटी चीज, भले ही वो महत्वहीन लगे, फिर भी तुम्हें कड़ी नजर रखनी चाहिए और इसे चुकने से रोकना चाहिए। यह तुम पर निर्भर है कि तुम उन लोगों से सत्य ग्रहण कर रहे हो जो शब्दों से गिरे हुए हैं। मुझे पता है कि तुम यह कर सकते हो। फिर कैलिक सोचता है कि क्योंकि रेड बैरो में लोगों की गहरी आंखें होती है, वो बाहर से वैसी ही दिख रही हो, लेकिन अगर अंदर का इंसान पूरी तरह से बदल गया है तो क्या मैं सच में इसे अपनी बड़ी बहन कह सकता हूँ? कैलिक्स फिर बोलता है, अच्छा सुनो, माँ वापिस आ गई हैं, चलो साथ में खाना खाते हैं। खाने का नाम सुनकर रोजालिन एकदम से उठती है और कैलिक्स का हाथ पकड़कर बोलती है, कैलिक्स चलो साथ में चलते हैं। जिसे देखकर कैलिक्स सोचता है, इसने सच में कहा चलो साथ में चलते हैं। जो भी इसे सिखाया जाता है यह उसका तुरंत इस्तेमाल करती है। कमरे से बाहर निकलकर कैलिक्स नौकरानी से बोलता है, मैं लिविंग रूम में इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए जब बड़ी बहन तैयार हो जाए तो कृपया उसे वहां ले आए। नौकरानी बोलती है, जी श्रीमान, समझ गई। एक लड़का बोलता है, क्या यह ठीक रहेगा? कैरिक्स बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? लड़का बोलता है, काउंटेस को नहीं पता कि सबसे बड़ी बेटी लापता है, और ना ही वो जानती है कि वो घायल होकर लौटी है। आपका उन्हें तुरंत ये बताने का कोई इरादा नहीं है ना? मुझे चिंता है कि संविधान बहुत परेशान हो सकता है। कैलिक्स बोलता है, माँ काफी कमजोर है। जब बड़ी बहन लापता हो गई तो वो हवा बदलने के लिए दूसरे विला में चली गई थी। लड़का बोलता है, आपने अभी उन्हें यह नहीं बताया है ना? कैलिक्स बोलता है, किस बारे में? लड़का बोलता है कि युवा लेडी की मानसिक स्थिति। तभी कैल गुस्से से बोलता है, मेरी बड़ी बहन की मानसिक स्थिति क्या है? लड़का घबराकर बोलता है, मेरा मतलब प्यारी बन गई है। मुझे लगता है कि वो काफी हैरान हो जाएंगी, इसलिए मेरे पास यह सुनिश्चित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि हमारी कहानियां संरेखित हों। गैलिक्स बोलता है, वह खाने के शिष्टाचार से कुछ हद तक परिचित है, क्योंकि वो काफी बुद्धिमान है। हमें इस बात में सावधान रहने की जरूरत है कि हम क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार जब वो इतनी सी चीज को अवशोषित कर लेती हैं, तो शायद वो इसे नहीं भूलेंगी। फिर कैलिक्स अपनी बहन से कुछ बातें बोलता है।
और जब माँ बाप से बात करती है तो क्या होता है? रोसलिन बोलती है, मैं हाँ या ना में उत्तर देती हूँ। कैलिक्स बोलता है, और जब खाने को समय हो तो? रोसलिन बोलती है, मुझे चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना होगा। कैलिक्स बोलता है, बहुत अच्छे। फिर हमें कैलिक्स और रोसलिन की माँ दिखाई देती है। माँ बोलती है, ओ मेरे बेटे। कैलिक्स बोलता है, माँ आप कैसी हैं? माँ बोलती है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे एस्टेट में वापस आए हुए काफी समय हो गया है। तुम्हें आखिरी बार देखे हुए भी काफी महीने हो गए हैं। अरे बाप रे, हे भगवान, हमारे रोज, तुम्हारा रंग तो बहुत खराब है। मैंने सुना था कि तुम गायब हो गई थी। क्या तुम ठीक हो? रोजलिन बोलती है, हाँ। माँ बोलती है, तुम्हारा चेहरा इतना पतला हो गया है कि मैं परेशान हो रही हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत ऑर्डर छोड़ने को कहा है। रोजलिन जवाब देती है, नहीं। कैल सोचता है, माँ से मिलते ही इसने दोनों उत्तर दे दिए। फिर कैल बोलता है, माँ आप इतनी लंबी यात्रा के बाद बड़ी मुश्किल सुरक्षित पहुंच पाई हो। आप थक गए होंगे, इसलिए कृपया पहले बैठ जाइए। माँ बोलती है, हाँ ठीक है, मैं एक बीमार बच्चे को परेशान कर रही हूँ, चलो बैठते हैं। रोजलिन भी बोलती है, हाँ। कैलिक सोचता है, लेकिन इसके जवाबों का समय सही है। इसे पढ़ाना सफल रहा। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो क्या ही हम दोपहर का भोजन सुरक्षित रूप से समाप्त कर पाएंगे? तभी रोजलिन के हाथ से ब्रेड नीचे गिर जाता है, और रोजलिन बिना देरी किए ब्रेड को नीचे से ही उठाती है और उसे खा जाती है। यह देखकर कैलिक्स और माँ दंग रह जाते हैं, और कैलिक्स सोचता है कि हम पकड़े गए। चलो, पर यह होना ही था। उसकी भोजन शिष्टाचार कक्षाओं के दौरान इस बारे में कुछ नहीं था कि क्या करना है जब खाना फर्श पर गिर जाए, क्योंकि हमने कभी भी इस दिशा के बारे में नहीं सोचा था। तभी माँ रोने लग पड़ती है और कहती है, हमारी दैनी रोज, हालांकि यह एक सुंदरी नहीं है, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि क्योंकि एक बुद्धिमान बच्ची थी, लेकिन अब इसका चेहरा और दिमाग दोनों ही। तभी कैलिक्स बोलता है, नहीं माँ, यह उस हद तक नहीं है। माँ बोलती है, क्या तुम्हारे पिताजी को यह पता है? कैलिक्स बोलता है, वो जानते हैं कि इसके सिर पर कुछ चोट लगी है। माँ बोलती है, हमारी रोज थोड़ी कम समझदार है। रोजलिन बोलती है, नहीं। कैलिक्स सोचता है, ऐसा लगता है जैसे हर कोई इस बात से बच रहा है कि यह अजीब हो गई है। माँ बोलती है, हे भगवान, मुझे आराम करना चाहिए, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। कैलिक्स बोलता है, मैं आपका साथ दूंगा माँ। फिर थोड़ी देर बाद लड़का बोलता है, आप क्या समझते हैं यह क्या है? कैलिक्स बोलता है, वो जानकारी जिस पर मैंने तुम्हें गौर करने के लिए कहा था। लड़का बोलता है, ये मेरा खून पसीना और आंसू है। कैलिक्स बोलता है, ये उसके लिए काफी साफ है। लड़का बोलता है, जब आपने पहली बार मुझे आदेश दिया था तो मैं उत्सुक था कि इतना परिपक्व व्यक्ति अचानक इस तरह की चीज में दिलचस्पी क्यों ले रहा था। लेकिन जांच करने के बाद मुझे पता चला कि आप मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में? फेलिक्स बोलता है, अभी तक नहीं। यह अभी भी सिर्फ एक संदेह है। निष्कर्ष पर ना पहुंचे, और आज के लिए तुम जा सकते हो। रात के समय कैलिक्स उस नोट को पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि यदि आप जंगल में गहराई तक जाएंगे तो आपकी परछाई निकल जाएगी। जब कोई नहीं देख रहा हो तो जंगल की छाया हिलती रहती है। जंगल के भीतर एक छाया है जो इंसान को नकल करती है। जंगल की छाया बोल सकती है। प्रत्येक क्षेत्र में भूतों की कहानियां थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन इसकी पहचान जंगल के भीतर इंसानों से अछूती जगह के रूप में की जाती है। छाया के अस्तित्व की पुष्टि एक साझा सामान्य कारक है। तभी कैलिक्स देखता है कि नोट में एक गवाह की गवाही भी है। गवाह की गवाही कुछ इस तरह की होती है, औषधियां, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की कोशिश करते समय मैं लड़खड़ा गया और चट्टान से गिर गया। इससे पहले कि मैं यह जानता, मैं होश खो चुका था। मुझ में खुद को ऊपर उठाने की शक्ति नहीं, इसलिए मैं वहीं लेटा रहा और घने जंगल को देखता रहा। लेकिन तभी कुछ सामने आया। पहले तो मुझे लगा कि यह किसी साधारण पेड़ की छाया है, लेकिन देखने के बाद अंधेरे में कुछ हिलता हुआ सा महसूस हुआ। घोंगे के समान 100 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति की तुलना में धीमी गति से चलना, बोलना, यह सुबह की धुंध के माध्यम से मेरे पास आया। यह बहुत ही भयानक दृश्य था। हालांकि मैंने इस तरह के राक्षसी जानवर से अस्तित्व की कहानी कभी नहीं सुनी थी, लेकिन औषधियां, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वालों के बीच ये काफी प्रसिद्ध थी। एक ऐसी परछाई है जो मौत की गंध को अच्छी तरह सूंघ सकती है।
लेकिन उसे देखकर मुझे पता चल गया कि मैं मौत के दरवाजे पर हूँ। बेशक मैं वहां भी अकेला था, यह सही है। वह चीज मेरी मौत की गंध सूंघकर आई थी और बहुत देर तक वह मेरे सिर के पास खड़ा रहा, मानो वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा हो। इसलिए मैंने अपने पास मौजूद मूल्यवान औषधि जड़ी बूटियां खाई, चबाई और चूसा और जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास किए। शुक्र है कुछ दिनों बाद मेरा खून बहना बंद हो गया और मेरे कटे हुए पैर की सूजन कुछ कम हो गई। हाँ, तभी मुझे लगा कि मैं जीने जा रहा हूँ। लेकिन वो चीज मुझे कोसती ही रही, क्योंकि वो धीरे धीरे जंगल की ओर पीछे हटने लगी। मैंने सोचा कि लोगों ने इसे छाया क्यों कहा है? क्या यह इकट्ठे हुए काले कोहरे के आकार के कारण था जब यह पहली बार मेरे पास आया था? लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगा, बिल्कुल एक इंसान की तरह। हालांकि उसका मुंह नहीं था, फिर भी वो उसका रूप वैसा ही था। इतना कि कोई भी विश्वास कर सकता था कि यह मेरी ही परछाई है। यह बहुत डरावना था। और जिस क्षण मुझे इसका एहसास हुआ कि तभी कैलिक्स को आवाज आती है और वो कमरे के अंदर देखकर बोलता है, कहीं यहाँ जासूस तो नहीं? कैलिक्स एकदम से दरवाजा खोलता है और अपने सामने वाले पर अपनी तलवार तान देता है। लेकिन तभी कैलिक्स देखता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही होती है। कैलिक्स को खून की गंध आती है और वो देखता है कि जासूस मुड़ी हुई गर्दन के साथ मर चुका है। कैलिक्स रोजालिन के हाथ में खून देखकर सोचता है, जब ये हथियार लेने जा रहा था तो इसने इसकी गर्दन बड़ी अच्छी तरह से घुमा दी। क्या इंसान की ताकत से यह संभव है? अगर यह इंसान नहीं है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इसे देख लिया तो मौत नजदीक है। कैलिक्स बिना देरी किए रोजलिन को जमीन पर पटक देता है। रोजलिन कैलिक्स का नाम पुकारती है, लेकिन कैलिक्स रोने लग पड़ता है और कहता है, नहीं, तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिसे मैं जानता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने परिवार को खत्म नहीं कर पाऊंगा? मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर दर्द से अलग कर दूंगा। यह आने का तुम्हारा क्या लक्ष्य है? तुम्हारी यह रूप लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम आखिर हो क्या? क्या तुम? तभी रोजलिन बोलती है, मैं एक छाया हूँ। मैं हूँ रोजलिन की छाया। फिर हमें उस परछाई के बारे में बताया जाता है। वह बहुत ऊंचा पर्वत है। यह एक प्राचीन जंगल में मौजूद था जिसमें किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था। कभी कभी यह पक्षी का रूप भी ले लेता है, कभी कभी एक कीड़े का भी, और कभी कभी एक जानवर का भी। इसकी लाल आंखें हैं, जो कि किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर और एक आक्रामक व्यवहार है। सबसे बड़ा कारण कि इसे राक्षसी ऊर्जा से बना होने के बावजूद एक राक्षसी जानवर के रूप में नामित नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा छिपा रहता है और उस सामने नहीं आता। अतः इसे राक्षसी जानवर नहीं कहा जा सकता। वह काले धुएं के बादल के समान दिखाई देता है और जीवित रेत के ढेर के समान भी है। यह टूटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ दिखने में सक्षम है। यह केवल मृत जीव खाता है और शिकार बिल्कुल नहीं करता। यही एक कारण है कि उसे लंबे समय तक भूखा रहना पड़ा। वह मुख्य रूप से वही खाएगा जो चट्टान से गिरने से मर जाता है। और कभी कभी यह हारने वाले पक्ष के मरने के लिए क्षेत्रीय लड़ाई के करीब इंतजार करेगा। यदि उसे बहुत भूख लगती है तो वह घास या फल भी खाता है, लेकिन वह इसे पसंद नहीं करता है। काउंट थ्राइडोनबुस, जिसने 2 साल पहले अपनी उपलब्धि प्राप्त की थी, ने राक्षस जानवरों को वश में करने में बहुत रुचि दिखाई। शिकारियों और भाड़े के सैनिकों के लिए धन्यवाद, राक्षसी और जानवरों की संख्या में भारी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप वह लंबे समय तक भूखा रहा। वह छुप गया और बहुत लंबे समय तक वह छिप गया और बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा। कई घंटों से लेकर कई सालों तक वो खुद को छिपाए रखने में बहुत अच्छा था। और अपने लंबे इंतजार के अंत में उसे जो मिला वो था चट्टान से गिरा एक इंसान। वो केवल तभी अपने असली रूप में वापस आता था जब वो खाता था, क्योंकि कुछ भी जीवित हो खाने की मनाही थी। वो कहीं पास ही इंतजार कर रहा था। वो इंसान जल्दी मर जाएगा। उसने ऐसी अनगिनत स्थितियां देखी थी, क्योंकि यह इतनी दयालु नहीं है कि चट्टान से गिरे मनुष्य को शीघ्र मृत्यु दे सके। मनुष्यों को काले धुएं से डर लगता था जो उनके करीब आ गया था, क्योंकि वे मरने वाले थे। हालांकि यह पहली बार था जब मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसकी आंखें ऐसी थी, सुंदर, पारदर्शी और अश्लील संगमरमरी आंखें। ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे देखा, उसने भी अपनी नजरें हटाए बिना उसको देखा और उसका अवलोकन किया।
रोजलिन बोलती है, मेरी सहायता करो, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। अगर तुम राक्षस हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह बोलता है, आप बहुत सारा खून बचा नहीं सकते, मैं नहीं कर सकता। रोजलिन बोलती है, तुम्हारे लिए मुझे खाना ठीक है, बदले में कृपया मेरी एक इच्छा पूरी करो। कोई बेताबी से फरमाइश करते हुए मुस्कुरा रहा है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो परछाई बोलती है, आपका क्या मतलब है, मैं जानना चाहता हूँ। फिर रोजलिन वह से कुछ कहती है जिसे वर्जना का अनुबंधन बन जाता है। अगले दिन सुबह के समय कैलिक्स अपनी बहन की ओर देखता है और सोचता है, वे काफी समय से मेरी बहन का अनुसरण कर रहे हैं। क्या अभी उनमें से किसी पर भी शक नहीं किया जा रहा? नौकरानी बोलती है, मिस यह देखो, फूल बहुत खूबसूरती से खिले हैं। रोजलिन बोलती है, तुम अधिक सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो इलिया। कैलिक्स सोचता है, मेरी बहन दिल चुराने वाली है। नहीं, वो रोजलिन नहीं है। फिर कैलिक्स पिछले समय के बारे में याद करता है। रोजलिन बोलती है, मैं यहाँ किसी चीज की सुरक्षा के लिए हूँ। कैलिक्स बोलता है, सुरक्षा? यह क्या है? रोजलिन बोलती है, मैं उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। कैलिक्स बोलता है, वो कौन है? रोजलिन बोलती है, वाइल्ड नाइट का शब्द। कैलिक्स बोलता है, वो नाम अब हर्ष में प्रकट होना था। वो नाम जो मेरी बहन हमारे पिता के विरोध के बावजूद बिताना चाहती थी। रात की हवा ठंडी है, कृपया अपने कमरे में लौटते समय अपना ख्याल रखें। बहन, तब से 2 सप्ताह हो गए हैं। रोजलिन अब कांटे और चाकू का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम है और अब कोई फर्श पर गिरा खाना खाने के लिए नहीं उठाती। वो भाषाएं सीखने में भी बहुत तेज है। ऐसा लगता है मानो उसे वे बातें याद आ रही हैं जिन्हें वो बहुत समय से भूल गई थी। तभी रोजलिन कैलिक्स की तरफ देखकर हाथ हिलाती है और बाय करके नौकरानियों के पास चली जाती है। लड़का पीछे से बोलता है, युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? कैलिक्स बोलता है, बिल्कुल, हमेशा से ठीक हूँ। एक दयालु छोटा, यदि मेरी बहन सचमुच यही चाहती है तो मैं उसकी इच्छा का पालन करूँ। अगले दिन सुबह के समय नौकर चीखकर बोलता है, युवा मास्टर, यूज थोन गॉड के सर रेमंड यहाँ है और कहते हैं कि वह युवा मिस से मिलना चाहते हैं। कैलिप्स बोलता है, क्या? मैंने इस बारे में नहीं सोचा। उनकी यादें खोने की खबर अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की गई है। क्या वह उसे नाइट ऑर्डर पर वापस लेने के लिए यहाँ है? नौकर बोलता है, कृपया पहले स्वागत कक्ष में जाएं। नौकरानी बोलती है, युवा मास्टर, सर रेमंड ने युवा मिस को देखने की जिद की और ऊपर चले गए। एलेक्स बोलता है, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? नौकरानी बोलती है, वो बस यह कहकर गए थे कि किसी मित्र से मिलने के लिए उन्हें अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैलिक्स हैरान रह जाता है और देखता है कि रोजलिन ने जोर से अपना पैर सर रेमंड के हाथ के ऊपर दबाया हुआ है और कह रही है कि मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी मरने की चाह है? कैलिक्स बोलता है, तुम्हारा छूने से क्या मतलब है? सर, यहाँ क्या हो रहा है? सर रेमंड, सर। ये तभी सर रेमंड बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद कैलिक्स बोलता है, सर रेमंड के सीने पर एक बड़ी चोट है। बहन, यहाँ हो क्या रहा है? रोजलिन बोलती है, वो सचमुच बहुत बुरा है। कैलिक्स बोलता है, आप अन्य लोगों को इस तरह नहीं बोल सकते। क्या हुआ? नौकरानी बोलती है, ऐसा लग रहा था कि सर रेमंड लेडी को देखकर इतना खुश हुए कि उन्होंने इन्हें गले लगा लिया और उन्होंने इन्हें छूने जैसा कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन हमें माफ करें, हम इनके लिए इतना चिंतित है कि युवा लेडी, मुझे यकीन है कि आपको तैयार होने के लिए छूने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि यदि कोई व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते आपको छूने की कोशिश करता है, तुरंत हमें बताना सुनिश्चित करें। वो व्यक्ति सचमुच बहुत बुरा व्यक्ति है, ठीक है? हम सुनिश्चित करेंगे कि वे इसके लिए भुगतान करें। रोजलिन बोलती है, कैलिक्स के बारे में क्या? नौकरानी बोलती है, वो मास्टर कैलिक्स ठीक है, लेकिन अगर जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा ऐसा करता है, बस उसे मार डालें। हाँ, पर मुझे यकीन है कि युवा मास्टर कैलिक्स बाकियों का ख्याल रख लेंगे। नौकरानी बोलती है कि मुझे माफ करें, हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इन्हें किसी की भी कोई याद नहीं होगी। थोड़ी देर बाद रोजलिन बोलती है, मैं दूसरे लोगों को नहीं पीटूंगी। कैलिक्स बोलता है, इसे दोबारा दोहराएं। रोजलिन फिर से बोलती है, मैं दूसरे लोगों को नहीं पीटूंगी। कैलिक्स बोलता है, आपने बहुत अच्छा किया। जिस व्यक्ति को आपने पीटा है वो जाइंट हॉर्न गोड परिवार का उत्तराधिकारी सर रेमंड है। तुम दोनों के बीच वाइड नाइट में शत्रुता थी और फिर भी तुम मित्र थे। रोजलिन बोलती है, मैं इसे नहीं मार सकती।
कैलिक्स बोलता है, कृपया ऐसा ना करें। रोजलिन बोलती है, ठीक है, समझ गई। कैलिक्स बोलता है, यदि कोई आपके पास हथियार लेकर या खून की प्यास लेकर आए तो आप आगे बढ़कर उनकी पिटाई कर सकते हैं। हालांकि कृपया दूसरों के साथ ऐसा करने से बचें, नहीं तो आप एक बहुत ही डरावनी जगह पर जा सकते हैं। उस जगह पर एक बहुत ही डरावना दिखने वाला आदमी भी है। तभी पीछे से आवाज आती है, युवा लेडी, युवा मास्टर, सर रेमंड जाग रहे हैं। सर रेमंड जाग जाता है, जिसे रोसलिन माफी मांगती है। रेमंड बोलता है, रोसलिन, रेड व्हीलबैरो की रोसलिन एस्थर। रोसलिन बोलती है, हाँ सही कहा। रेमंड बोलता है, तुमने मुझे ऐसा बनाया रोसलिन। रोसलिन बोलती है, हाँ माफ कर देना। रेमंड बोलता है, ठीक है, एक छोटी सी माफी, यह अच्छा है, लेकिन यह मुद्दा नहीं है। कि तभी रोसलिन साइड में पड़े बिस्कुट को उठाती है और खाने लगती है। रेमंड बोलता है, सर कैलिक, मुझे नहीं लगता कि वो पहले जैसी है। कैलिक्स बोलता है, हाँ, इनकी हालत के बारे में, यह इसमें अपने आप में नहीं है। रेमंड बोलता है, वैसे तुम्हें दूसरों को मारने की अनुमति नहीं है रोजलिन। रोजलिन बोलती है, ठीक है। तभी रेमंड जोर से रोजलिन को गले लगा लेता है और कहता है, भगवान का शुक्र है कि तुम जीवित हो। कुछ समय बाद रेमंड बोलता है, जैसे कि उम्मीद थी, ये ब्लैक मून वाइट्स हैं। रोजलिन बोलती है, ब्लैक मून? रेमंड बोलता है, ओह, आपने शायद इस बारे में सारी यादें खो दी होंगी। द ब्लैक मून, यह हमारी भूमि के बाहर, लेकिन ये लाविनिया के पवित्र साम्राज्य और बाल्टा राज्य के भीतर एक राक्षसी पंथ है, जिनके साथ हमारे हमेशा से बुरे संबंध रहे हैं। पवित्र शक्तियों के विपरीत राक्षसी शक्तियां भी हैं जो इसका विरोध करती हैं। उन पंथियों का मानना है कि अंधकार और अराजकता के भगवान ग्रीन टिडानियन सच्चे भगवान है और यह कि प्रकाश और व्यवस्था का ईश्वर इद्दलबीम झूठा ईश्वर है। दूसरे राजकुमार के पास हमेशा से ही बहुत अधिक मात्रा से पवित्र शक्तियां नहीं हैं, जिसके कारण उसने ब्लैक मून का बहुत ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने स्वयं की रक्षा के लिए व्हाइट नाइट की रचना करने का निर्णय लिया। यही हमारा लक्ष्य है, व्हाइट नाइट कावलरी ऑर्डर की डेम रोजलिन, क्या यह सुन भी रही है? हाल ही में शिकार प्रतियोगिता दुर्घटना के दौरान व्हाइट नाइट के कई सदस्य मारे गए। इसके अलावा उप प्रमुख भी उनमें से एक थे। अपने उप प्रमुख के साथ बहुत काम किया था। क्या आपको कुछ याद है? रोजलिन बोलती है, नहीं। रेमंड बोलता है, यह रात की बात है, नहीं तो आप दुखी होते। वैसे भी नए उप प्रमुख के रूप में पूर्व लेफ्टिनेंट उप प्रमुख सर नाथक को नियुक्त किया गया है और मुझे डिप्टी चीफ का नया लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है। रोजलिन बोलती है, क्या यह अच्छी बात है? रेमंड बोलता है, खैर नहीं, यह पनौती हो सकती है, क्योंकि मुझे वो सारे छोटे मोटे काम करने होंगे जिनकी जिम्मेदारी उप प्रमुख की है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कैसा होगा। अरे हाँ, और तुम्हें हाल ही में एक एडवांस नाइट के रूप में पदोन्नत किया गया है। तुम्हारे प्रमोशन टेस्ट के स्कोर अच्छे थे और क्योंकि हाल ही में बड़ी संख्या में उन उन्नत शूरवीरों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्हें रैंक में बढ़ने की आवश्यकता थी। अंततः आप स्वयं दूसरे राजकुमार की रक्षा करने वाले स्क्वाड में हैं। कैल सोचता है, चीजें बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे कहा गया था। हम व्हाइट नाइट के नेता उसकी रक्षा के लिए यहाँ हैं। हालांकि उस नाइट कमांडर के लिए मेरी बहन को एक एडवांस नाइट के रूप में पदोन्नत करना, यहाँ तक कि वो जानता है कि हम प्रथम राजकुमार के सीधे नियंत्रण में हैं। इसके अलावा मेरी बहन पहले भी एक असाइनमेंट पूरा करने में विफल रही थी। क्या इसका मतलब यह है कि आंतरिक रूप से हालात इतने खराब हैं कि यह फिर भी पदोन्नत होने में कामयाब रहे? रेमंड बोलता है, ये वही है सर कैलिक्स। कैलिक्स बोलता है, नहीं रुको सर रेमंड, मुझे नहीं लगता कि यह मुद्दा है। रेमंड बोलता है, मुद्दा क्या? ओ, कुछ समय बाद अभियान कक्ष में रेमंड बोलता है, मुझे स्थिति का आकलन करने दीजिए रोजलिन, अपनी तलवार खींचने का प्रयास करो। रोजलिन तलवार खींचती है और आसमान की तरफ सीधा उठा देती है। रेमंड बोलता है, यह प्यारा है, लेकिन रोजलिन इस तरह अपनी तलवार कभी नहीं खींचेगी। रोजलिन बोलती है, क्या यह भी मेरी है? रेमंड बोलता है, अरे नहीं, यह मेरी तलवार है, इसे संभालना आपके लिए बहुत भारी है। कि तभी रोजलिन एक हाथ से ही तलवार उठा देती है, जिसे देखकर कैलिक्स बोलता है, बहन, मेरी बहन अपनी रिकवरी के दौरान अपनी ताकत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि मैं उनकी तलवार चलाने के लेकर चिंतित था, इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि वे व्यायाम की मात्रा को दुगना नहीं, मेरा मतलब 3 गुना कर दें। रोजलिन बोलती है, मैंने ऐसा किया? कैलिक्स बोलता है, हाँ तुमने वो किया मेरी बहन। रेमंड बोलता है,
ये प्रभावशाली था। तुम्हारी ताकत हमेशा तुम्हारी कमजोरी थी। मुझे खुशी है कि तुम इसमें सुधार करने में सफल रही। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मेरी छाती पर इतनी बड़ी चोट कैसे लगी। मेरे दादाजी, जिनका वर्षों पहले निधन हो गया था, मुझे बुला रहे थे। रोसलिन इस पर बोलती है, तुम उनके साथ क्यों नहीं चले गए? रेवन बोलता है, नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। वैसे भी तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम तलवार भी नहीं चला सकती। रैंक में वापस आने के बाद तुम क्या करोगी? रोजलिन बोलती है, लेकिन फिर भी। रेमंड बोलता है, फिर भी क्या? रोजलिन बोलती है, मुझे व्हाइट नाइट के लीडर की सुरक्षा के लिए जाना है। रेमंड बोलता है, भले ही तुमने अपनी यादें खो दी हो, तुम्हें अभी भी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद है। ठीक है, यहाँ से बाहर तक मेरी हर हरकत पर ध्यानपूर्वक नजर रखना रोजलिन, और उन्हें याद रखना, यदि तुम व्हाइट नाइट के लीडर की रक्षा करना चाहती हो। रात के समय कैलिक्स बोलता है, कृपया कम से कम रात के खाने के लिए रुके सर रेमंड। रेमंड बोलता है, प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे जल्द ही अपने काम पर वापस लौटना है। उफ, मेरा शेड्यूल काफी व्यस्त है। कैलिक्स बोलता है, आप थके हुए लग रहे हैं। रेमंड बोलता है, जब से मैं रोजलिन से दोबारा मिला हूँ, तब से बहुत सी चीजें घटित हुई हैं। रेमंड शाम की बातें याद करता है कि किस तरह रोजलिन को सब कुछ बताने के बाद भी रोजलिन बार बार सीखने के लिए बोल रही थी, और यह बार बार करके रेमंड की हालत बहुत बुरी हो गई थी। रेमंड बोलता है, 2 सप्ताह में अभिषेक होने वाला है। तब तक क्या कृपया किसी तरह उसके बोलने के तरीके को सुधारने के प्रयास कर सकते हैं? जो लोग शूरवीर माने जाते हैं, उन्हें द्वितीय राजकुमार स्वयं नियुक्त करेंगे। उस समय वो घोषणा करेंगे कि रेड व्हील बैरो की रोजलिन को अब एक एडवांस नाइट के रूप में घोषित किया जाएगा। और अगर रोजलिन ने सीधा हाँ ठीक है बोल दिया, तो क्या हमें ऐसी घटना घटने से नहीं रोकनी चाहिए? मुझे तो इसके बारे में सोच कर के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैं चलता हूँ। कैलिक्स बोलता है, हाँ, आज की हर चीज के लिए धन्यवाद सर। रेमंड बोलता है, कोई नहीं, लेकिन मेरी कड़ी मेहनत का आज से क्या संबंध है? रोजलिन ने तो एक मांसपेशी भी नहीं हिलाई और बस देखती ही रह गई। कैलिक्स बोलता है, यह कोई मुसीबत नहीं होगी। मेरी बहन की स्मरण शक्ति अद्भुत है। रोजलिन तलवार चलाना सीख जाती है और असली रोजलिन के बारे में सोचती है। फिर 2 हफ्तों बाद इलेविनिया के पवित्र साम्राज्य के राजभवन में रोजलिन बोलती है, सर रेमंड, काफी समय हो गया। क्या आपका हालचाल अच्छा है? रेमंड सोचता है, हे भगवान, मैं किसी के विशाल प्रयासों को महसूस कर सकता हूँ। फिर रेमंड बोलता है, अब मेरे साथ साधारण व्यवहार कर सकते हैं। ये आधिकारिक समन्वय से पहले है, लेकिन क्योंकि आपको एडवांस नाइट के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए मैंने आपको एक बड़े कमरे में ले जाने की स्वतंत्रता ली है। आप पहले जाकर कपड़े क्यों नहीं बदलते? यह सुनकर रोजलिन उधर ही कपड़े बखोड़ने लग पड़ती है, जिस पर रेमंड जल्दी से बोलता है, अरे अरे रुको, मेरे जाने के बाद बदलना। रोजलिन कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। रेमंड बोलता है, यदि हम आपकी वापसी की घोषणा करने के लिए कप्तान के कार्यालय में जाते हैं, तो शूरवीरों के आदेश पर विचार करने के लिए समन्वय तक कुछ समय बचा होना चाहिए। हाँ, और जब आपको आधिकारिक रूप से नियुक्त कर दिया जाए, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में जूनी नाइट रख सकते हैं, कम से कम 5। आप उन लोगों में से चयन कर सकते हैं जो हमेशा से आपके निर्देशन में काम करना चाहते हैं। आप उन्हें यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम या कार्य करने के निर्देश दे सकते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करना बहुत अधिक काम है। बस आप जितने चुन सकते हैं चुन लें। क्या आपको समारोह और व्रतों का क्रम याद है? रोजलिन बोलती है, हाँ याद है। रेमंड बोलता है, लेकिन आपने क्या करने का निर्णय लिया है? आपको ये समृद्धि हानि, क्या आप लोगों को बता सकते हैं? रोजलिन कैलिक्स के द्वारा कही बातों को सोचती है। कैलिक्स बोलता है, मैं थोड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि दूसरों को सूचित करना आपके लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन अगर हम उन्हें सूचित नहीं करेंगे, तो आपका व्यवहार सत्कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो लोग आपको जानते थे, वे आपके बारे में अजीब तरह से सोचेंगे। हम ऐसा नहीं क्यों नहीं करते? डेम रोजलिन की यादें थोड़ी समस्याग्रस्त हैं। जाहिर तौर पर यह स्मृति हानि का मामला है। फिर हमें व्हाइट नाइट कावलरी कोर्टर के कैप्टन स्टेस को दिखाया जाता है। रेमंड बोलता है, इन सब के बावजूद वो प्रतिज्ञाओं को याद करने में सक्षम थी। दूसरे राजकुमार की रक्षा के लिए व्हाइट नाइट शूरवीर ऑर्डर, क्योंकि उसे अपने कर्तव्यों पर वापस लौटना उचित समझा, इसलिए मैंने वापस लौटने के तर्ज के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे पास डॉक्टर का नोट भी है, जिसमें कहा गया है कि उनकी यादें जल्दी वापस आ जाएंगी।
स्ट्रेस नोट को पढ़ता है और रोजलिन से पूछता है, आप कैसा महसूस कर रही हैं डेम रोजलिन? रोजलिन बोलती है, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। रेमंड सोचता है, भले ही आप कप्तान हो, आप ऐसी स्थिति में घबराए बिना नहीं रह सकते। कैप्टन स्ट्रेस बोलता है, आप अभी के लिए जा सकते हैं। और सर रेमंड, आप आगे की रिपोर्टिंग के लिए यहाँ क्यों नहीं रुकते? रेमंड बोलता है, जी श्रीमान। रोजलिन कमरे के बाहर आ जाती है और देखती है कि सभी उसे शत्रुता पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। व्हाइट नाइट का बेल्ड्रिक ऑर्डर उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो रेड व्हील बैरो के परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, जिसने पहले राजकुमार की रक्षा करने की शपथ ली है, दूसरे की नहीं। और यही बात उस कप्तान स्ट्रेस पर भी लागू होती है। स्ट्रेस रेमर से बोलता है, डेम रोजलिन के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे इससे कोई संदेह नहीं है कि वो अच्छी तरह से अनुकूलन करेंगी, क्योंकि उसके पास महान इच्छा शक्ति है। कृपया उसकी मदद करें। रेमंड बोलता है, हाँ कप्तान, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर परछाई सोचती है, ये बहुत बुरा है। रोजलिन काले बालों वाले मानव अब शायद एक अच्छे इंसान रहे होंगे। कुछ समय बाद व्हाइट नाइट कैवलरी क्वार्टर के ऑर्डिनेशन अवतार ने नाइट रोजलिन के बारे में बातें करते हैं कि किस तरह वो स्मृति समारोह के दौरान उपस्थित नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे एक व्हाइट नाइट के रूप में पदोन्नत किए जाने की घोषणा हुई, वो समारोह से एक दिन पहले ही कैसे लौट आई। इसके पास कोई विशेष शक्ति भी नहीं है। शायद उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह उस रेड व्हील बैरो परिवार की महिला है। परछाई सोचती है, एक अच्छा इंसान, मैंने सोचा था इसके और भी दोस्त होंगे। फिर उसे रेमंड की कई बातें याद आती हैं। रोजलिन, आपका दरअसल मेरे अलावा कोई और दोस्त नहीं है। मैं आपको यह पहले ही से बता रहा हूँ, ताकि बाद में आपको झटका ना लगे। आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए आपको पसंद करने का कारण नहीं है। यह अजीब और समझने में कठिन है ना? मानवीय रिश्ते ऐसे ही होते हैं। चिंता मत करो, मैं 100 दोस्तों के बराबर हूँ। तभी रोजलिन सामने की ओर देखती है और उसे एक आदमी दिखाई देता है, और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि इलाबेनिया के वर्तमान शाही परिवार में चांदी के बालों वाला एकमात्र राजकुमार, बर्फ के मैदान में लोरेल का पेड़, इलाबेनिया का अद्वितीय राजकुमार रिचार्डिस होता है। जिसे देखकर परछाई सोचती है, वह व्यक्ति जिसे रोजलिन बचाना चाहती थी। और तभी दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। राजकुमार रिचार्डिस को देखने से रोजलिन के दिल में कुछ होने लगता है। रोजलिन सोचती है, क्या यह जहर है? नहीं, जहर मुझ पर काम नहीं करता। फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर रोजलिन कैलिस के द्वारा कई बातों को याद करती है कि दूसरे राजकुमार की जन्मदात्री माँ रानी मिरिया का जन्म सीमा के पास एक विस्काउंट परिवार में हुआ था। साथ ही उनकी माँ भी वास्तव में एक सामान्य महिला थी। यही कारण है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे राजकुमार की पृष्ठभूमि में दोष ढूंढते हैं। इसके बावजूद वे राजकुमार के सामने कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है बहन? रोजलिन बोलती है, क्योंकि वह राजकुमार हैं, इसलिए। कैलिक्स बोलता है, वो भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण उनकी पवित्र शक्तियां और उनका दिखावा है। फिर रोजलिन सोचती है, मैंने पहले कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। क्या यही कारण है कि मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, क्योंकि मैं राजकुमार की उपस्थिति से आश्चर्यचकित थी? तभी घोषणा होती है, रेड व्हीलबैरो की रोजलिन, एस्थर, आगे आओ। रोजलिन बिना देरी किए आगे राजकुमार की तरफ बढ़ती है और राजकुमार को देखकर अपने घुटनों पर झुककर उन्हें सम्मान देती है। राजकुमार बोलता है, व्हाइट नाइट की बेसिक रैंक रोजलिन एस्थर, अपनी शपथ लें। रोजलिन बोलती है, मैं रेड व्हीलबैरो की रोजलिन एस्थर, शोफील्ड के लोरे पेड़ के सामने अपनी शपथ लेती हूँ। फिर राजकुमार बोलता है, मैं स्नोफील्ड का लोरेल वृक्ष रिकार्डिस दारियो इलाबेनिया आपकी शपथ सुनता हूँ। रेड व्हीलबैरो की रोजलिन, तुम वो तलवार बनोगी जो इदेल भीम के अंधेरे चंद्रमा को काटेगी। आदर्श भीम की रोशनी बनो और ब्लैक मून को विभाजित करो। रोजलिन बोलती है, मैं कमजोरों की रक्षा करने की शपथ लेती हूँ और साम्राज्य के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं कमजोरों की मजबूत बाढ़ और इलाबेनिया की अटूट ढाल बनकर अपने सम्मान की रक्षा करूंगी। माननीय देलभीम की प्रतिभा के तहत मैं दूसरे लोरल ट्री की नाइट बनूंगी और अपना जीवन अर्पित करूंगी।
राजकुमार बोलता है, माननीय दिलभीम की प्रतिभा के तहत मैं आपको रेड व्हीलबैरो की रोजलिन एक एडवांस नाइट के रूप में नियुक्त करता हूँ। दिलभीम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी उंगली से रोजलिन को छूता है और फिर आखिरी बार रोजलिन की तरफ देखकर अपना सिर हटा देता है। रोजलिन बस देखते ही रह जाती है। फिर वापिस लाइन में जाकर रोजलिन सोचती है, यह किसी कारण ठंडा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद एडवांस रैंक शूरवीर कार्यालय में रेमंड बोलता है, अच्छा ऐसा नहीं लगता कि वे आपको राजकुमार का अंगरक्षक बनने जैसा कोई महत्वपूर्ण काम देंगे, क्योंकि आपकी अभी अभी पदोन्नति हुई है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वहाँ ढेर सारा कागजी काम होगा, लेकिन यह मैंने सोचा था कि उप कप्तान के रूप में मेरे लिए भी काम का बोझा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मुझे ये दोनों करने की जरूरत है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये टेबल पर जो भी किताबें दिख रही हैं, यह सारा का सारा रोजलिन का काम है। लेकिन यह दास भूल जाने के कारण रोजलिन नहीं जानती इन्हें कैसा करा जाए, इसलिए ये सारा काम बेचारे रेमंड को करना पड़ रहा है। रोजलिन बोलती है, क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे करते हैं। रेमंड बोलता है, हाँ हाँ, यह ठीक है, आपको बस सीखने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि आप होशियार हो। अरे हाँ, प्रशिक्षण मैदान अभी खाली होगा, वहाँ अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? निराश मत हो, यह कुकीज भी ले लो। मैं उप कप्तान के कार्यालय में अपना काम कर रहा हूँ, इसलिए यदि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मिलने आए, ठीक है? रोजलिन बोलती है, ठीक है, और प्रशिक्षण स्थल बोलते बोलते वहां चली जाती है। प्रशिक्षण स्थल पहुंचने के बाद रोजलिन तलवारबाजी सीखने के लिए तलवार निकाल रही होती है कि पीछे से सर नेस्टर और उसके साथी आ जाते हैं और बोलते हैं, ब्लैक मून को भेजने वाले इडेल बीम के सम्मान के लिए बीम रोजलिन, काफी समय हो गया है। रोजलिन बोलती है, इडेल बीम की महिमा आप पर बनी रहे। नेस्टर बोलता है, एडवांस रैंक नाइट में पदोन्नति होने के लिए आपको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। रोशनी बोलती है, धन्यवाद। नेस्टर बोलता है, अब मुझे सुचेत कर सकते थे यह देखकर कि कैसे हम एक ही समूह में हुआ करते थे, क्योंकि मुझे इसकी आशा नहीं थी, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से कोई उपहार तैयार करने के बारे में भी नहीं सोचा। फिर नेस्टर सोचता है, यदि अन्य बेसिक रैंक शूरवीरों ने किसी अन्य एडवांस रैंक शूरवीर को ऐसी बात कही होती तो उन्हें पहले ही दंडित किया जा चुका होता, लेकिन यह सिर्फ दिखती तेज है, ये असल में एक बेवकूफ है। एक बेवकूफ के लिए जो तलवारबाजी कौशल की कमी की भरपाई अपने दिमाग से करती है, मुझसे पहले एक एडवांस रैंक के नाइट की पदोन्नति पाने के लिए वो कितनी अहंकारी है। नेस्टर बोलता है, डे रोजलिन, क्योंकि हम एक समय ऐसे कॉमरेड थे जो एक दूसरे पर भरोसा करते थे, कृपया मुझे कुछ संकेत दें। फिर नेस्टर दोबारा सोचता है, यदि कप्तान किसी एडवांस रैंक नाइट को बेसिक रैंक नाइट से हारते हुए देखते हैं तो मुझे यकीन है कि वो पदोन्नति पर पूर्ण विचार करेंगे। नेस्टर फिर बोलता है, कृपया मुझे मना ना करें, मैं ईमानदारी से आपसे सीखने की आशा करता हूँ। रोजलिन सोचती है, कैलिक्स ने मुझे ऐसी स्थितियों में फिर से क्या करने के लिए कहा था। फिर रोजलिन कैलिक्स की बातें याद करती है, क्योंकि वो एक नाइट ऑर्डर है, इसलिए इसमें एक सख्त पदानुक्रम होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कमीने लोग होंगे जो उस पदानुक्रम का पालन करने से इनकार कर देंगे। आखिरकार आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, मुझे यकीन है कि वे आपके लापता तलवारबाजी में कमी निकाल लेंगे। खैर, जब ऐसा होता है, वे जिस भी तरह की लड़ाई चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, इसे ऐसे बनाएं कि वे फिर कभी आपके सिर पर चढ़ने की हिम्मत ना करें। रोजलिन बोलती है, ठीक है। नाइट बोलता है, लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कोई आत्मसमर्पण नहीं कर देता। तभी और नाइट्स भी वहां आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर वे उत्तर देते हैं कि जाहिर तौर पर सी वैली के नेस्टर ने रेड वीरवैरो की टीम रोजलिन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अनुरोध किया है। दूसरा नाइट बोलता है, बेसिक रैंक शूरवीरों में से क्या सर नेस्टर तलवार चलाने में काफी कुशल नहीं है? हालांकि यह एक सामान्य मैच जैसा लग रहा है। फिर नाइट बोलता है, यह तलवारबाजी और हाथ से हाथ की लड़ाई की प्रतियोगिता है। इस मैच के दौरान चाहे कुछ भी हो, दोनों पक्षों को एक दूसरे पर दोष नहीं देना चाहिए। अब मैच शुरू होने दीजिए। मैच शुरू हो जाता है। नेस्टर यह कि वह इसे जल्दी खत्म कर देगा सोचकर आगे बढ़ता है कि तभी रोजलिन बड़ी तेजी से प्रहार कर देती है, जिसे देखकर सभी नाइट्स हैरान हो रह जाते हैं। वो नेस्टर की तलवार उड़कर जमीन पर गिर जाती है। रोजलिन बोलती है, मैच के लिए धन्यवाद। नेस्टर सोचता है, धिक्कार है, इसकी इतनी अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई, जब यह भाग्यशाली थी कि उसने मेरे हमले को रोक दिया। नेस्टर बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए लड़ना चाहूंगा। रोजलिन बोलती है, ठीक है। रोजलिन ठीक है बोलकर अपनी तलवार को पीछे फेंक देती है और हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिर नेस्टर सोचता है, यह महिला कि यह मेरे खिलाफ हाथ पैर मारना चाहती है, कि इसका दिमाग खराब हो गया है। ना केवल मेरा वजन वर्ग अलग है, बल्कि लिंग में भी अंतर है। ये मजाकिया है, हालांकि ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगी।
लेकिन मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ? क्यों? कि तभी रोजलिन हमला कर देती है और नेस्टर को जमीन पर पटक देती है और फिर नेस्टर को कॉलर से उठाकर बोलती है क्या हमें यह जारी रखना चाहिए। इससे पहले नेस्टर कुछ बोलता रोजलिन नेस्टर को जोरदार मुक्का मार देती है। दूसरी तरफ रेमंड अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसके सामने से व्हाइट नाइट कैवेलरी ऑर्डर का उप कप्तान नाथन गुजरता है और कुर्सी में बैठकर सोच विचार करने लग पड़ता है, जिसे देखकर रेमंड पूछता है क्या कुछ हुआ है उप कप्तान। नाथन बोलता है मैं रेड व्हील बैरो की डेम रोजलिन को तैनात कर रहा हूँ दूसरे राजकुमार के रक्षक के रूप में। रेमंड बोलता है क्या वो भी एकदम से। नाथन बोलता है मैं कैप्टन के कार्यालय की ओर जा रहा था, प्रशिक्षण हॉल शोरगुल लग रहा था, मैंने सोचा कि क्या हो रहा है इसलिए मैं देखने गया और वहां डेम रोजलिन थी। रेमंड बोलता है क्या वो सही ढंग से प्रशिक्षण कर रही थी। नाथन बोलता है डेम रोजलिन सर नेस्टर को ऐसे मार रही थी मानो वह कोई प्रशिक्षण लेने वाला पुतला हो। रेमंड तभी वहां से चला जाता है और सोचता है कि रोजनी आखिर तुमने क्या कर दिया है। यह सोचना कि वो सर नेस्टर को मार रही थी जबकि अभी कुछ हफ्ते पहले वो ठीक से तलवार भी नहीं पकड़ पाती थी। तभी रास्ते में रेमंड को रोजलिन दिख जाती है। रेमंड बोलता है रोजलिन मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, हे भगवान ये क्या। रोजलिन बोलती है ब्लैक मून को भेजने वाले रेल बीम के सम्मान के लिए। रेमंड बोलता है रेल बीम की महिमा आप पर बनी रहे। नाइट्स सर नेस्टर का हाल ऐसा कैसे हुआ। रोजलिन बोलती है हमारा एक मैच था, हम अस्पताल की ओर जा रहे हैं, जब तक हम में से एक आत्मसमर्पण नहीं करता तब तक हम झगड़ने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन सर नष्ट के होश ही उड़ गए। नाइट बोलता है हम यह नहीं कह सकते कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, यह एक ही झटके में बेहोश हो गए। रेमंड बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। रोजलिन बोलती है हाँ क्योंकि यह कमजोर है। रेमंड बोलता है अब यह नहीं कह सकते कि सर नष्ट कब जानेंगे, ठीक है। रोजलिन बोलती है ठीक है। रेमंड बोलता है अब से आप किसी भी के भी बेहोश हो जाने के बाद उसे नहीं मार सकते भले ही उन्होंने आत्मसमर्पण ना किया हो, ठीक है। रोजन बोलती है ठीक है। फिर हमें राजकुमार से संबंधित कुछ चीजें बताई जाती हैं कि इलियाबिनिया के शाही परिवार के वर्तमान सम्राट और सम्राज्ञी आपस में दूर के रिश्तेदार हैं, यानी राज परिवार को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंतर्जातीय विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। यह जुनून पहले राजकुमार प्रिंस एल्पेडियो के जन्म के साथ फलीभूत हुआ। महारानी के परिवार के पुनरुत्थान को लायन के माने ड्यूक का समर्थन प्राप्त था, जिसके पास पिछले सम्राटों की तुलना में भारी शक्ति थी। सबसे बड़े बेटे के रूप में उच्च पद पर आसीन होने के कारण प्रिंस एल्पेडियो व्यवहारिक रूप से क्राउन प्रिंस थे। हालांकि जिस वर्ष वो 11 साल का हुआ, सम्राट किसी नए व्यक्ति को लाया जिससे चीजें ही बदल गई। वह निम्न पृष्ठभूमि की ओर ग्रामीण इलाके से थी। क्योंकि वो गरीबों में पैदा हुई थी, इसलिए उसे पहले कभी उस समाज में नहीं देखा गया था। उसका एकमात्र अच्छा गुण उसका सुंदर चेहरा और सितारों की तरह चमकते सुंदर बालों का रंग था। असली मुद्दा उन दो बच्चों से संबंधित था जिन्हें वह अपने साथ महल में लाई थी। वे सम्राट के बच्चे थे, नाजायज बच्चे जिनका पिता बहुत हक था जब वो सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए बाहर गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने इस पूरे शाही परिवार को उलट पुलट कर दिया। दोनों में से लड़का आधिकारिक तौर पर शाही परिवार का सदस्य बन गया और उसे एक नया नाम दिया गया, रिकार्डिस डेरियस इलाबेनिया, एक शाश्वत देश जहां भगवान की रोशनी चमकती थी। वो यह नाम रखने वाले दूसरे राजकुमार बने। 10 साल की उम्र में ही वह अचानक शाही परिवार का हिस्सा बन गए। जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि उसकी ताकत पहले राजकुमार एल्पेडियो से भी अधिक थी, बिना किसी असहमति से उन्हें क्राउन प्रिंस के पद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए आगे रखा गया। तब से शाही परिवार को कोई आराम नहीं मिला है, क्योंकि अब युवराज के लिए 2 उम्मीदवार थे जबकि पहले केवल एक ही था। पहले से ही लगातार हत्या के प्रयास हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत उनके जैसी होती गई, पहले राजकुमार का गुट उसे नियंत्रण में रखने के प्रति और अधिक मुखर हो गया। जब उनकी छोटी बहन की लड़ाई में वो जाने से मृत्यु हो गई, दूसरे राजकुमार ने ताज राजकुमार के लिए प्रतिस्पर्धा में प्रवेश किया। चिंतित महसूस करते हुए पहले राजकुमार ने एक और हत्या का प्रयास करने के लिए शिकार प्रतियोगिता का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसने इलाबेनिया के पुराने दुश्मन बाल्टा से भी हाथ मिला लिया। फिर हमें रिकार्डिस को दिखाया जाता है। रिकार्डिस बोलता है कि वो भी सोचता है मैं समझ नहीं सकता कि वो कितना मूर्ख है। यह विफलता बहुत कठिन रही होगी। मेरे शूरवीर बहुत कुशल हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं रेल बीम तक पहुंचूं, तो क्या मुझे चेतावनी देनी चाहिए कि यह पर्याप्त नहीं है। अर्ल सी वैली के अर्ल बोलते हैं आप कैसी डरावनी बातें कर रहे हैं महाराज। रिचार्डिस बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। हत्या का यह प्रयास दुखदायी था। मेरे आदमी विस्ता में निरर्थक मौत मारे वालों में से नहीं है। यह एक नारकीय रात थी। मैंने आरामदायक जीवन नहीं जिया है, लेकिन वह रात मेरे साथ चिपक गई है। यह एक हमला है।
व्हाइट नाइट काबिल रिकॉर्डर, इधर भीम की उज्जवल रोशनी में आपने जो वादा किया है उसका पालन करें और महामहिम राजकुमार के लिए अपना जीवन अर्पित करें। अगर मैं तब भाग ना गया होता, यदि मैंने शूरवीरों से उनके विरुद्ध युद्ध किया होता, मुझे उन लोगों को इन घटिया भावनाओं से पीड़ित करना है। स्टेस बोलता है। उस कमरे में कैप्टन स्टेस भी होता है। स्टेस बोलता है, वे अर्थहीन मोते नहीं मरे क्योंकि वे अपना जीवन आपको महामहिम को अर्पित करने में सक्षम थे। रिचार्डिस बोलता है, बकवास, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे लिए मरे। स्टेस बोलता है, फिर भी आपको महामहिम, आपकी सुरक्षा के लिए अभी भी लोगों की आवश्यकता है। शिकार प्रतियोगिता के बाद हत्या के प्रयास अधिक सक्रिय हो गए हैं। रिचार्डिस बोलता है, यह तो तुमने सही कहा, वे और अधिक सक्रिय हो गए हैं। दिन में जहर, रात में हत्याएं। एल्पेडियो, वो बेवकूफ, क्या वो इस बारे में भी नहीं जानता है कि रणनीतिक वापसी किसी कैसे कहते हैं। स्टेस बोलता है, मुझे आपको उसके बारे में भी कुछ बताना है। मैं डेम रोजलिन को आपके एक गार्ड के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ और उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। महामहिम, क्या इसके साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा? रिचार्डिस बोलता है, रोजलिन, रेड व्हील भैरव की रोजलिन, देश में उस नाम का कोई अन्य परिवार नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। स्टेस बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ मामला यही है। रिचार्डिस बोलता है, क्या आप मुझसे यह कह रहे हैं कि एल्पेडियो के सफाई के बाद रेड व्हील भैरव मेरे पास रखें? स्टेस बोलता है, नए उपकप्तान सर नाथन की ओर से 12 पेज की सिफारिश का ढेर लगा हुआ है। अपनी राय इतनी दृढ़ता से व्यक्त करने के लिए उनके पास एक अच्छा कारण होना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा, जिस परिवार से वो आती है उसके अलावा डेम रोजलिन एक अच्छी नाइट है। अर्ल बोलता है, नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस परिवार से वो आती है उसके अलावा वो एक अच्छी नाइट ही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है। स्टेस बोलता है, अब हमारे पास पहले से कहीं अधिक गार्डों की कमी होती जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तलवार चलाने में कुशल हैं, लेकिन केवल कुछ ही ऐसे हैं जिनके बारे में हम आश्वस्त हो सकते हैं कि वे राजकुमार के प्रति वफादार हैं। जाडिस बोलता है, क्या वो अर्ल के प्रति अपनी वफादारी का संकेत देगी अगर वो रेड व्हील वालों की है? स्टेस बोलता है, फिर भी यह सही है। रिचार्डिस सोचता है, ऐसा लगता है कि वो इस ईमानदार कप्तान द्वारा नोटिस किए जाने लायक है और उप कप्तान की भी सिफारिश है। तभी ह्यूज गॉनगोड का मार्क्विस, जो कि रेमंड का बाप होता है, खांसता है। वो कहता है कि मेरा बेटा भी इस बारे में बात कर रहा है कि वो शूरवीरों से कैसे अलग है जो केवल बात करना चाहते हैं। उसका कहना है कि वो अन्य बातों के अलावा भरोसेमंद, वफादार, प्रतिभाशाली, दयालु, ईमानदार है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो मेरे बेटे की पोती है। संक्षेप में उसने कहा कि वो इसके योग्य है। फिर चार्डिस रोजलिन के द्वारा कई पुरानी बातें याद करता है। आपके लिए मैं करूंगी, जरूर करूंगी, मैं आपके लिए किसी भी समय मर जाऊंगी। रिचार्डिस फिर सोचता है, यदि आप कुशल नहीं है तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मूर्ख, अंत में आप स्वयं को दुर्भाग्य लेकर आए हैं। मैंने सोचा था कि वो थोड़ा सहमित हो गई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नहीं बदली। जिटाडिस बोलता है, हाँ, शायद वो एक मुखबिर बन जाएगी तो एल्पेडी से जानकारी प्राप्त कर सकती है। चलो इसे आजमाते हैं। फिर चार्डिस सोचता है, शायद मैं इस अवसर का उपयोग इस थकाऊ रिश्ते को निपटाने के लिए भी कर सकता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप ये पार्ट जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पार्ट 2 जरूर लिखें।